हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफ सर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, इसका पार्ट सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि पिछले वाले टॉपिक में इसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि लुईस 16 ने टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए एस्टेट्स जनरल की एक असेंबली बुलाई थी। तो असेंबली जो बुलाई थी उसमें हर स्टेट ने अपने अपने मेंबर्स को भेजा था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट ने। तो तीनों एस्टेट्स के मेंबर्स आए थे जो वर्सलीज में मिले थे, असेंबली हॉल वर्सलीज में। तो वहाँ पर तीनों एस्टेट्स के दरमियान थोड़ी सी टसल होती है। जो थर्ड एस्टेट है वो डिमांड करता है कि वोटिंग है, हर एस्टेट में जितने भी मेंबर है उतने वोट होने चाहिए, लेकिन किंग जो है वो उनकी उस प्रपोजल को रिजेक्ट करता है और थर्ड एस्टेट वॉकआउट करता है असेंबली से। तो इसके बाद आज वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जब थर्ड एस्टेट वॉकआउट करता है उस एस्टेट्स जनरल की असेंबली, तो इसके बाद थर्ड एस्टेट क्या करता है। 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट क्या करता है, वो जमा होते हैं वर्सलीज के हाल में। वर्सलीज के एक हाल में टेंस कोर्ट का एक ग्राउंड होता है जहां पर वो जमा होते हैं। क्यों जमा होते हैं, रीजन है वो वहां पर जमा क्यों होते हैं वर्सलीज के टेंस कोर्ट के हाल में। तो जब वो वहां पर जमा होते हैं तो वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं और सीधी सी बात है किंग के अगेंस्ट खड़ा हो जाते हैं। तो जब वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं और इसके साथ साथ वो इरादा करते हैं, swore not to dispose till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। और वो इसके साथ एक कसम खाते हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे, हम तब तक डिस्पर्स नहीं हो जाएंगे जब तक हम एक नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए न बनाए जो मोनार्क के पावर्स को लिमिट करे, जो मोनार्क के पावर्स को कम करे। तो ये होता है 20 जून 1789 को, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स वॉकआउट करते हैं स्टेट्स जनरल की असेंबली से। तो उसके बाद वो टेंस कोर्ट में वर्सलीज में जमा होते हैं, वहाँ पर वो एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और इरादा करते हैं तब तक वो नहीं जाएंगे जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन न बनाए फ्रांस के लिए जो मोनार्क के पावर्स को लिमिट करे। जो ये थर्ड एस्टेट थे उनको इसमें कुछ लोगों ने हेल्प की थी और इनमें से दो लोग कौन थे, मीराबाऊ एंड एबेसियस। मीराबाऊ एंड एबेसियस, अब आप पूछोगे सर ये मीराबाऊ एंड एबेसियस कौन थे। ये मीराबाऊ एंड एबेसियस, मीराबाऊ वाज बिलोंगिंग टू ए नोबल फैमिली एंड एबेसियस जो था ये प्रीस्ट क्लास को बिलोंग करता था। आल्दो दे वर बिलोंगिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट, अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को बिलोंग करते थे तो उन्होंने इन लोगों की हेल्प क्यों की। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप कराता हूं। आपको याद होगा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, आईएनसी बनी थी 1885 में, तो उस वक्त इंडियंस की मदद की थी एओ ह्यूम ने, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था। रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर होने के बावजूद ने उसने इंडियंस की हेल्प की। इन दोनों ने इनकी हेल्प इसलिए की क्योंकि उनको लगता था कुछ नाइंसाफी हो रही है। दैट इज वाई दे केम टू देयर एड। तो ये मीराबाऊ कौन था, ये एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उसको लगता था कि जो सोसाइटी है, जो फ्रेंच सोसाइटी जो बेस्ड है ऑन फ्यूडल प्रिविलेज, तो ये सोसाइटी खत्म होनी चाहिए। उसको लगता था ये फ्यूडल प्रिविलेज सिस्टम जो है फ्रांस में ये खत्म होना चाहिए। और उसके बाद उसने एक जर्नल निकाला, ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, एक जर्नल निकाला उसने, और उसने जो वर्सलीज के हाल में लोग जमा हुए थे, क्राउड जमा हुए थे, और उनको ज़बरदस्त पावरफुल स्पीचेस दिए मोनार्क के पावर्स को लिमिट करने के लिए। उसके साथ साथ एबेसियस एक और लीडर था जो प्रीस्ट था, और उसने एक पैम्पलेट लिखा, इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा, जिसमें वो लिखता है व्हाट इज थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट क्या है। उस पैम्पलेट में वो एक्सप्लेन करता है थर्ड एस्टेट क्या है, व्हाट इज थर्ड एस्टेट। तो इसके बाद क्या होता है, ये सारे इवेंट्स होने के बाद जब थर्ड एस्टेट नेशनल असेंबली से वॉकआउट करके अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं स्टेट्स जनरल से वॉकआउट होके, तो उनकी मदद करते हैं एबेसियस एंड मीराबाऊ। एबेसियस मीराबाऊ जो एक नोबल फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन उसने थर्ड एस्टेट की हेल्प की। उसने वो चाहता था कि जो फ्यूडल प्रिविलेज है सोसाइटी में वो ख़त्म हो जाए,
और इसके साथ साथ उसने एक जर्नल निकाला था जिसमें उसने और इसके साथ साथ पावरफुल स्पीचेस दी थी उस क्राउड को जो वर्सलीज के हाल में जमा हो गई थी। एबेसियस एक प्रीस्ट था जिसने एक पैम्पलेट निकाला जिसमें उसने एक्सप्लेन किया थर्ड एस्टेट क्या होता है। जैसे नेशनल असेंबली अब बिजी थी किसके साथ, नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में, बिजी थी फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के साथ बिजी थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द फ्रांस जो था वहां पर टर्माइल था, सीथड विद टर्माइल। क्या टर्माइल था जो हम अब पहले वाले टॉपिक से कनेक्ट करो। पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज अप इन फ्रांस, द प्राइस ऑफ ब्रेड वाज इंक्रीजिंग इन फ्रांस। तो रीजंस क्या थे, टर्माइल क्यों था, सबसिस्टेंट क्राइसिस थे, क्राइसिस थे। एक तरफ से नेशनल असेंबली जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करने जा रही थी, तो दूसरी तरफ से एम्प्टी ट्रेजरी थी, और तीसरी तरफ से ब्रेड के प्राइसेस जो राइज हो रहे थे। ब्रेड के प्राइसेस क्यों राइज होते थे, जो अपर क्लासेस थे या जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने अपने स्टॉक को बचा के रखा था, नहीं भाई हम उस टाइम को बेचेंगे जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस राइज हो रहे थे। तो एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर द ट्रूप्स। अब कनेक्ट करो पहले वाले टॉपिक के साथ। उसी टाइम पे जब ये सारा हो रहा था, नेशनल असेंबली ड्राफ्टिंग की बात चल रही थी, तो किंग ने उसी वक्त ट्रूप्स को ऑर्डर दिया टू मूव इनटू पेरिस। किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया आप चले जाओ पेरिस में। तो अब लोगों को लगता था, जैसे मैंने बोला था कि रूमर्स वेयर देयर के रूमर्स हैड स्प्रेड द किंग वुड ऑर्डर हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन द एजिटेटेड क्राउड। तो लोगों को जब ऐसा लगा तो एजिटेटेड क्राउड ने क्या किया, पहले वाले टॉपिक के साथ कनेक्ट करो, उन्होंने 14 जुलाई को एजिटेटेड क्राउड ने क्या किया, उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पर हमला किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसा कि हमने पढ़ा कि 14 जुलाई को लुई 16 ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था कि मूव इनटू द पेरिस। तो एजिटेटेड क्राउड ने बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला किया था। तो उसके बाद अगर हम देखिए ये सिटीज में हो रहा था, तो कंट्री साइड में क्या हो रहा था, वो व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। तो कंट्री साइड में क्या हो रहा था, इवेंट्स इन द कंट्री साइड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। कंट्री साइड में क्या हो रहा था, कंट्री साइड में ये रूमर्स फैल गए थे विलेज टू विलेज कि जो लॉर्ड ऑफ मैनार है उसने कुछ ब्रांड्स हायर किए हैं, जो कहा जाता था जो लोगों की फसलों को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक रूमर फैली थी, पता नहीं थी इसमें कितनी सच्चाई थी, तो एक रूमर फैली थी। तो जो पीजेंट्स थे उनको लगता था कि हमारी फसलें तबाह हो जाएगी, तो दे वर कॉट इन फ्रेंजी फियर। तो उनको इनके मन में खोफ था कि कब ये बैंड्स जो हायर किए हैं लॉर्ड ऑफ मैनार ने, कब ये हमारी फसलों को तबाह कर देगी। लॉर्ड ऑफ मैनार कौन था पहले मैं आपको ये बता दूं। लॉर्ड ऑफ मैनार मैंने आपको बताया था जो मैनोरियल ड्यूज वो देते थे, तो नोबल्स उनको कलेक्ट करते थे। तो वो जो उसका हेड होता था उसको लॉर्ड ऑफ मैनार कहते थे। तो वो एक बड़े मैंसन में रहता था, एक बड़े महल खाने में रहता था। तो ये लगता था लोगों को कि उसने, क्योंकि कंट्री साइड में बहुत सारे वाक़ात हो रहे थे सिटीज़ और टाउन्स में जो वर्सलीज में हो रहा था, तो उनको लगता था कि अब बादशाह उनकी फसलें तबाह कर देगा। तो फ्रेंजी सिचुएशन में उनको लगा, देवर कॉट ने फ्रेंजी सिचुएशन उनको लगा जब तक वो आएंगे तब तक उन्होंने लॉर्ड ऑफ मैनार के मैंसन को पर हमला कर दिया सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहाँ से हुज और पिच फ्रॉक्स को कलेक्ट कर दिया और लॉर्ड ऑफ मैनार के महल खाने पर हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो होर्डेड ग्रेन्स वहाँ पर लॉर्ड ऑफ मैनर ने रखे थे और जो मैनोरियल ड्यूज के डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको जला दिया लोगों ने, एजिटेटेड क्राउड ने। क्योंकि उनको लगता था जब तक उन्हें लगा जब तक ये हमला करेंगे तब तक हम उन पे हमला कर देंगे। तो उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स जला दिए। तो नोबल्स वायर कॉट ने फियर, नोबल्स को लगा कि नहीं भाई लोग अब हमें नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दे फ्लड फ्रॉम देयर होम्स, वो अपने घरों से भाग गए और वो उन्होंने माइग्रेशन की टू नेबरिंग कंट्रीज। तो ये सब हो रहा था कंट्री साइड में। क्यों, क्योंकि एस्टेट्स जनरल जो बनी, थर्ड एस्टेट ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी उसकी वजह से ये इवेंट्स हो रहे थे। अब रूमर्स फैल रहे थे, तो ये भी रूमर फैल रही थी जिसकी वजह से नोबल्स को वहां से भागना पड़ा था। तो जब ये रिवोल्ट ज्यादा फैल गया, ज्यादा एजिटेटेड बन गया, faced with the power of his revolting subjects, जब लुई 16 को भी ये पावरफुल रिवोल्ट जब फेस करना पड़ा
जब ये उसको लगा नहीं अब ये रिवोल्ट इतना पावरफुल हो गया, अब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो लुई 16 ने फाइनली रिकॉग्निशन अकॉर्ड की नेशनल असेंबली को। फाइनली उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया लुई 16 ने। उसको लगा नहीं भाई अब मुझे एजिटेटेड क्राउड कहीं मुझे मार ना दे, तो इसलिए उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्निशन दे दी। आउटकम क्या निकला? 4 अगस्त नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक लॉ पास किया, एक डेक्री पास की, जिसमें उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने फ्रांस में सभी फ्यूडल सिस्टम्स को एबॉलिश कर दिया और सभी टैक्सेस को ख़त्म कर दिया। और नेशनल ये पहला लॉ पास किया था नेशनल असेंबली ने उन्होंने। तो इसके साथ क्या होता है, लुई 16 के पावर्स को ख़त्म किया गया, तो एबॉलिश किया गया फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया और टैक्सेस को ख़त्म किया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वायर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी क्लास के मेंबर्स थे उनको भी अपने प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े। आपको पता है उनको क्या प्रिविलेजेस होते थे? बाय बर्थ दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, द पीजेंट्स हैव टू पे टैक्सेस टू देम। तो ये प्रिविलेजेस उनको अब छोड़ने पड़े। टिथ्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, टिथ एंड टेल, टिथ्स 2 टैक्सेस देने पड़ते थे, टिथ एंड टेल। टेल जो डायरेक्टली मोनार्क को देना पड़ता था, टिथ होता था 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और ये टिथ भी खत्म किया गया, नेशनल असेंबली की तरफ से एबॉलिश किया गया। और आपको याद होगा कि चर्च के पास बहुत सारी जमीन होती थी जो उनको मोनार्क प्रोवाइड करता था, चर्च को वो जमीनें छोड़नी पड़ी। तो अब आप कनेक्ट करो पहले टॉपिक के साथ जो हमने पहला स्टार्टिंग में लेसन में पढ़ा था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में जो लोग सड़कों पे क्यों निकल कर आए थे, व्हाट वर दीज वर द रीजंस। तो ये दिस वाज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। अगर हम इसको फिर से कनेक्ट करें तो थर्ड एस्टेट जब वॉकआउट करता है एस्टेट्स जनरल की मीटिंग से, क्योंकि उनकी जो एक प्रपोजल थी वो किंग रिजेक्ट करता है, तो वो अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। तो उनकी हेल्प उसमें मेरा बायर एबेसियस करता है, ऑल्दो दे बिलोंग टू सेकंड एंड फर्स्ट एस्टेट, लेकिन फिर भी वो उनकी हेल्प करते हैं। मैंने बोला क्यों हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी इंडिया में 1885 में, तो उस वक्त ह्यूम ने इंडियंस की हेल्प की थी। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद किंग ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि मूव इनटू पेरिस। तो जब ट्रूप्स मूव होते हैं पेरिस में तो एजिटेटेड क्राउड हमला करता है बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे, उसको खत्म कर देता है। तो कंट्री साइड में भी रूमर्स फैलने लगते हैं कि लॉर्ड ऑफ मैनर ने कुछ ब्रांड्स हायर किए हैं जो हमारे फसलों को तबाह कर दिए गए। तो लोग वापस लॉर्ड ऑफ मैनर पर हमला कर देते हैं और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जला देते हैं, मैनोरियल ड्यूज के डॉक्यूमेंट्स उनको जला देते हैं। तो नोबल्स को लगता है नहीं अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो भाग जाते हैं और नेबरिंग कंट्रीज को माइग्रेट करते हैं। जब लुई 16 को भी इस रिवोल्ट की पावर पता चलती है तो वो नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन देता है और कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्निशन देता है। नेशनल असेंबली 4 अगस्त 1789 को एक ऑर्डर पास करता है जिसमें वो सभी फ्यूडल सिस्टम्स को एबॉलिश करता है और क्लर्जी क्लास को अपने प्रिविलेजेस क्लर्जी क्लास के प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाते हैं, टिथ्स को खत्म कर दिया जाता है और चर्च की जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।